सांची के बौद्ध स्तूप से बुद्ध के जीवन और कई अन्य चीज़ों को जानने के बाद समय हो चुका था मध्य प्रदेश के एक और प्राचीन शहर को एक्सप्लोर करने का, जहां मैं आपको बेतवा नदी के तट पर बसी बुंदेलखंड के इतिहास से रूबरू करवाऊंगा। प्लानिंग माइल्स के मध्य प्रदेश सीरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए ओरछा को एक्सप्लोर करते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं। होटल से ब्रेकफास्ट करने के बाद चेकआउट करके डायरेक्ट विदिशा स्टेशन आ गया, जहां से झांसी के लिए 9:35 में झेलम एक्सप्रेस आने वाली है। स्टेशन में कुछ देर बैठने के बाद मुझे दूर से ट्रेन आते हुए दिखी। ट्रेन 10 मिनट लेट से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई। अपने सामान को उठाया और अपने साइड लोअर सीट पर जाके बैठ गया और एज यूजुअल बाहर के नज़ारों का मजा लेने लगा। आसमान में सूरज देवता पूरी शिद्दत से अपने काम पे लगे हुए हैं और मौसम भी सुहाना है। 4 घंटे के लंबे सफ़र के बाद मैं पहुंचा झांसी। झांसी रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही ढेर सारे ऑटो दिखे मुझे। अब मुझे जाना है ओरछा, जो करीबन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। ट्रैफिक पुलिस से पूछने से पता चला कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट ऑटो लेकर पहुंच सकते हैं या फिर शेयरिंग ऑटो से बस स्टैंड और फिर बस स्टैंड से ओरछा के लिए डायरेक्ट बस भी मिलती है। दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैंने डायरेक्ट एक ऑटो बुक कर लिया, जिसके लिए मुझे 300 रुपये देने पड़े। डील अच्छी थी, दोपहर का समय हो रहा था, सोचा टाइम वेस्ट होगा अगर बस का ऑप्शन लेते हैं। बस और क्या, ऑटो में अपना सामान रखा और चल दिए ओरछा की ओर। वैसे ओरछा मैं पहली बार नहीं जा रहा हूँ, 5 साल पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ और शायद यही एक जगह है जहाँ मैं दोबारा जा रहा हूँ। ओरछा एक ऐसी जगह है जहाँ के कण कण में इतिहास को महसूस करने को मिलता है। आधे घंटे के बाद हम ओरछा पहुँच गए। ओरछा में होटल सनसेट में मैं 2 दिन के लिए रहूँगा, जहाँ मुझे 600 रुपये में डबल बेडेड रूम मिल गई थी। बजट रूम के हिसाब से रूम ठीक ठाक थी। इस प्राइस में मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। वॉशरूम में गीज़र था और साफ़ सुथरा भी था। फटाफट फ्रेश होने के बाद लंच करने चला गया और लंच करके मैं बेतवा नदी की ओर जाने लगा। और उसी रास्ते में मुझे संतोषी माता की मंदिर दिखी, तो सोचा क्यों ना दर्शन कर लिया जाए। ये मंदिर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, जहाँ से सामने राम राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर दिखाई दे रही थी। माता के दर्शन के बाद पंडित जी ने मुझे सूखे चने और बादाम से भरे प्रसाद दिया और मैं चला कंचन घाट की ओर। बेतवा नदी के किनारे बसे कंचन घाट ओरछा की चहल पहल भरी जगहों में से एक है, जहां ढेर सारी एक्टिविटी करने को मिलती है। शाम तेरी बंसी बजेगी, शाम तेरी बंसी बजेगी, कन्हैया तेरी बंसी बजेगी। आगे आगे राम चलत है, राम चलत है, राम चलत है। यहाँ कैमल और हॉर्स राइडिंग के ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ यहाँ रिवर राफ्टिंग और बोटिंग भी कर सकते हैं। ओरछा की सनसेट मुझे हमेशा से प्यारी लगती है। सूर्य किरण बेतवा नदी को चमचमा देती है और बैकग्राउंड में ओरछा के प्रसिद्ध छतरियाँ सनसेट को और भी प्यारी बनाती है। सनसेट एंजॉय करने के बाद मैं पहुंचा राम राजा रेस्टोरेंट, जहां मैंने डिनर में पिज़्ज़ा एंजॉय किया। अगले दिन ओरछा को एक्सप्लोर करना था तो जल्दी सो गया। सुबह सुबह नहाकर मैं सबसे पहले पहुंचा राम राजा मंदिर।
दिन की शुरुआत अगर भगवान के दर्शन से हो तो दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है, और जब दिल और दिमाग दोनों ठीक जगह हो तो सारे काम अच्छे से होते हैं। यही सोचकर मैं चला अंदर भगवान के दर्शन करने, जहां वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। 16वीं शताब्दी में इसे महाराज मधुकर शाह ने बनवाया था अपनी रानी गणेश कुमारी के लिए। राजा थे कृष्ण के भक्त और रानी भगवान राम के। दोनों में एक दूसरे के भगवान के भक्ति के लिए मतभेद होते थे। रानी अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लेकर ओरछा आई और उन्हें स्वप्न आया कि उन्हें राजा के रूप में पूजा जाए, और तब से वही परंपरा चली आ रही है। और भारत में ये एक केवल ऐसी जगह है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। मंदिर से दर्शन करने के बाद आसपास ओरछा के फेमस कलाकंद देखने को मिलते हैं, तो मैंने भी अपने परिवार के लिए कलाकंद का पैकेट पैक करवा लिया। जोरों की भूख लगी थी मुझे, तो मैं पहुंचा ओरछा के फेमस तिवारी की दुकान पर, जहां गर्मा गर्म पूरी सब्जी के साथ साथ रायता दिया जा रहा था, जिसे सन्नाटा कहते हैं। अब इसे सन्नाटा क्यों कहते हैं ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। इसे खाने के बाद पेट पूरा ठंडा हो जाता है। राम राजा मंदिर से निकलने के बाद मैं चला ओरछा पैलेस की ओर। राम राजा मंदिर से निकलते ही पैलेस की तरफ एक ब्रिज है, जिसके तरफ जाने से पैलेस की एंट्री गेट मिलती है। एंट्री गेट से घुसते ही सबसे पहले टिकट काउंटर देखने को मिलेगा, जहां भारतीयों के लिए 50 रुपये और 15 वर्ष से नीचे बच्चों के लिए फ्री एंट्री है। शाम के समय यहाँ साउंड एंड लाइट शो भी होते हैं, जिसके चार्जेस स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है। यहाँ जो टिकट हमने ली है, यही टिकट ओरछा के सारे मॉन्यूमेंट्स के लिए वैलिड है, और इसीलिए इसे अपने पास सेफ्टी रखना जरूरी है। यहाँ 2 मेन मॉन्यूमेंट्स हैं, एक राजा महल जिसे किले के स्टाइल में बनाया गया है, और दूसरी जहांगीर महल जो सच में सुंदर है और वास्तव में वो एक पैलेस है। 16वीं शताब्दी में महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने इस महल को बनवाना स्टार्ट किया, और उनके बाद महाराजा भारती चंद्र और फिर उनके बाद महाराजा मधुकर शाह ने जाकर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट किया। कॉम्प्लेक्स में घुसते ही सबसे पहले दीवाने आम देखने को मिलती है, जहां महाराजा आम जनता के समस्याओं को सुना करते थे। आगे बढ़ने से सबसे पहले राजा महल आता है। महल में घुसते ही सबसे पहले एंटरटेनमेंट एरिया देखने को मिलता है। ऊपर में जो बैल्कनी है, जहां बहुत सुंदर कार्विंग्स किए हुए हैं, वहीं पर महाराजा विराजमान होते थे और ऊपर से नृत्य संगीत का आनंद उठाते थे। ये जो हिस्सा है, यहाँ भोजनालय हुआ करता था। डाइनिंग हॉल को पार करने के बाद हम रॉयल अपार्टमेंट्स में आ गए हैं, जहां कहा जाता है कि 7 कमरे हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड थे। यहाँ हमें सीलिंग्स में फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलती है। राजा महल से निकलने के बाद सामने जहांगीर महल देखने को मिलता है। यह महल हिंदू और मुस्लिम राजा के दोस्ती का प्रतीक है। जहांगीर महल का निर्माण महाराजा वीर सिंह देव के द्वारा मुगल सम्राट जहांगीर के सम्मान में कराया गया था। इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का श्रेष्ठ मिश्रण देखने को मिलता है। 22 साल लगे इस सुंदर महल को बनाने में, और कहा जाता है मुगल सम्राट जहांगीर केवल एक रात के लिए यहाँ निवास किए थे। कहा जाता है कि यहाँ 236 कमरे हैं।
ये महल का फ्रंट गेट है जहाँ सुंदर कार्विंग्स देखने को मिलते हैं। सामने इसके राय प्रवीण महल है जो अभी खंडित हो चुकी है और इसके ठीक सामने ऊँट खाना है जहाँ कहा जाता है कि जब जहांगीर आए थे उनके ऊँटों को यहीं रखा गया था। महल के बीचों बीच वजूखाना थी और जो डोम बने हुए हैं उनमें कमल के फूल भी हैं और इसी कारण यहाँ ऐसे कई इंडो इस्लामिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। 500 साल इस पुरानी महल की आर्किटेक्चर आपके दिल और दिमाग को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह शीश महल है जिसे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। पैलेस के बाद मैं पहुंचा चतुर्भुज मंदिर। राम राजा मंदिर के ठीक सामने चतुर्भुज मंदिर है जो एक्चुअली में भगवान राम के लिए ही बनाया गया था, लेकिन चूंकि रानी ने सबसे पहले भगवान राम को अपने महल में रखा तो तब से भगवान राम राजा के रूप में वही विराजमान हो गए और इसीलिए महाराजा ने इसे भगवान विष्णु का मंदिर बनवा दिया। मंदिर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में महाराजा के सुपुत्र वीर सिंह देव को जाता है। यहाँ अभी वर्तमान समय में राधा कृष्ण राम और विष्णु जी की पूजा की जाती है। वैसे तो ये मंदिर की एंट्री फ्री है, लेकिन अगर मंदिर के छत पर जाना हो तो ओरछा पैलेस में जो टिकट हमने ली थी उसी को दिखाकर मंदिर के छत पर जाया जा सकता है और यहाँ से राम राजा मंदिर के एक अलग व्यू देखने को मिलता है। चतुर्भुज मंदिर के बाद मैं पहुंचा लक्ष्मी नारायण मंदिर जो राम राजा मंदिर से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। महाराजा वीर सिंह देव ने इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में बनवाया था जो लक्ष्मी जी को डेडिकेटेड है और कहा जाता है कि ये मंदिर उल्लू के आकार का है जो उनका वाहन भी है। ये मंदिर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर बनाई गई है जहां से दूर में ओरछा के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देखा जा सकता है, जैसे राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और ओरछा पैलेस। महल के अंदर दीवारों में ढेर सारे पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे जिसकी शुरुआत 17वीं सेंचुरी में महाराजा पृथ्वी सिंह ने करवाया था और 18वीं सेंचुरी आते आते इसमें पेंटिंग एक नई टेक्निक आ गई थी जिसे स्क्रवीतो कहा जाता है, जहां नीडल यानी कि सुई की मदद से स्क्रैच करके पेंटिंग बनाई जाने लगी और यही आगे जाकर बुंदेली आर्ट ऑफ पेंटिंग भी कही जाने लगी। चूंकि मंदिर एक त्रिकोण आकार में बनी है तो यहाँ एंट्री करते ही 2 गैलरी दिखाई देती है और इन गैलरी के सीलिंग्स में ढेर सारे पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं जहाँ रामायण से लेकर भारत के सबसे पहले ब्रिटिश के खिलाफ म्यूटिनी को भी यहाँ दिखाया गया है। आर्ट लवर्स के लिए यहाँ फ्रेस्को और स्क्रवीतो पेंटिंग्स भरी हुई है। मंदिर के छत पर जाने से एक अलग व्यू देखने को मिलता है। दूर दूर बसे ओरछा के छतरियां भी दिखाई देती है जो मैं शाम को एक्सप्लोर करने पहुंचा। कंचन घाट के सामने बनी ये रॉयल छतरियां काफी यूनिक और देखने में सुंदर लगती है। ओरछा को एक यूनिक आइडेंटिटी देती है ये छतरियां। बेतवा नदी के दक्षिणी किनारे पर बुंदेले राजाओं और राज परिवारों के सदस्यों की 15 छतरियां हैं। इनमें महाराजा मधुकर शाह वीर सिंह देव की छतरियां भी शामिल हैं। इनको देखने के लिए पैलेस में जो टिकट हमने ली है वही यहाँ लगती है।
छतरियों के निर्माण योजना पंचयातन शैली के मंदिरों के समान एक चबूतरे के ऊपर बनाई गई है। सनसेट के समय ये जगह काफी सुंदर लगती है और यहाँ बहुत सुंदर फूलों से भरे गार्डन भी है। ओरछा घूमने के लिए 2 दिन काफी है, जहाँ आराम से सारे जगहों को पैदल चल के ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। 5 साल पहले भी ओरछा मुझे प्यारी लगी थी और आज भी वही सेम फीलिंग्स को लेकर मैं वापस जा रहा हूँ और फ्यूचर में अपने परिवार को लेकर फिर से आने की इच्छा है। अभी मैं वापस झांसी स्टेशन जा रहा हूँ, जहाँ से मैं खजुराहो को एक्सप्लोर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको खजुराहो को एक्सप्लोर करते दिखूँगा। तब तक के लिए ट्रैवल सेफली एंड गुड बाय।